हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप लोगों का फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी का पढ़ रहे थे। 4 लेक्चर में हम लोगों ने चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ, यहां तक हमने बहुत कुछ बातें कर ली है। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन भी हमने देख लिए हैं। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक। उसके बाद एक सेशन और होगा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस का। तो आज आपकी थ्योरी एनसीईआरटी की खत्म होने वाली है। ठीक है, और हम लोग लेक्चर नंबर 5 हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पावर डिस्कस करने वाले हैं, जो अपने आप में बोर्ड के अंदर 3 से 4 नंबर की पूछी जाती है बिना नागा, यानी हर साल। तो हम लोग शुरू करते हैं। लेक्चर के अंदर हम लोग हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, नॉलेजेबल है, आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है ना, मतलब डेली लाइफ के अंदर अगर आप आगे जाकर के कुछ साइंस के अंदर नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। आप बिल भरते हो, किस चीज का बिल भरते हो? आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो वो किस चीज का बिल भरा जाता है? वो भरा जाता है एनर्जी का, वो एनर्जी का बिल भरते हो आप जितनी एनर्जी कंज्यूम करते हो उसके हिसाब से आप उसका बिल भरते हो। तो देखेंगे इसको क्या है। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर बेस्ड न्यूमेरिकल और चैलेंजर क्वेश्चंस पिछले लेक्चर के हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ जी, ऐसा है कि करंट के 3 इफेक्ट्स हैं जो देखने में आते हैं बेटा। ठीक है, 3 इफेक्ट्स हैं जो हम लोगों को कभी ना कभी अपने स्कूल लाइफ के अंदर पढ़ने होते हैं 12th तक। तो 3 इफेक्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 8th क्लास के अंदर आपने जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में। नीचे इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, यहां कैथोड, यहां एनोड, उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। कुछ केमिकल प्रोसेसेस है इंपॉर्टेंट जो इसके थ्रू होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी के टुकड़े करना, हाइड्रो का मतलब वाटर, लिसिस का मतलब होता है, लाइसिस का मतलब होता है टुकड़े करना। तो पानी के टुकड़े करे जाते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH की फॉर्मेशन, ये सब आपके सिलेबस के अंदर की बातें हैं, 10th क्लास तक की बातें सारी है। ठीक है, और कुछ चीजें जो है सेल के अंदर वाली, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, लेक्लेंचे सेल क्या होता है, ड्राई सेल किसको बोलते हैं, वो सारी बातें आपने 12th क्लास के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ी लेनी है रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ने के बाद। दूसरा इफेक्ट आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये तो चैप्टर का नाम है, 13वां चैप्टर। इसका अगला चैप्टर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इसको तो बहुत डिटेल में आप लोगों ने पढ़ना है क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 के अंदर। ठीक है, और तीसरा इफेक्ट जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये 3 इफेक्ट है जो बड़े जाने माने हैं। ठीक है, और तीसरे इफेक्ट के अंदर हम लोग जब भी करंट पास होता है, देखो लिखा हुआ व्हेन करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, जब करंट किसी कंडक्टर में से पास होता है तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में दिक्कत होती है, इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्टेंस झेलनी पड़ती है। वो रेजिस्टेंस किससे झेलता है? दूसरे एटम्स के साथ कोलाइड कर करके, दूसरे एटम्स के साथ टक्कर खा खा के वो अपनी एनर्जी को बार बार लूज कर देता है, और उसकी मोशन वाली एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी के अंदर जब वो टक्कर खाता है। तो है ना, आप खुद सोचो, आप एक बाजार में से निकल रहे हो जिस बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ है, लेकिन आपको निकलना भी उसी में से ही है, तो क्या होगा? जब तक आप एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचोगे तब तक आपके कपड़े ऐसे हो चुके होंगे, है ना, और बहुत ज्यादा भीड़ भड़का है उस गली के अंदर, उस रोड पर। ठीक है, तो पसीना पसीना हो रहा होगा। अभी तो सर्दियां, चलो कोई बात नहीं, गर्मियों की बात सोचो। अच्छा, सर्दियों में घुस जाओगे तो मजा आ जाएगा आपको सर्दी लगेगी नहीं, है ना। इधर से लाइट, उधर से लाइट, यहां सब्जी वाला, वहां मछली वाला, यहां बर्तन वाला, वहां कपड़ों वाला, कुछ ना कुछ चलता रहता है उसके अंदर। तो आपको गर्मी लगनी बंद हो जाएगी अगर आप बाजार में घुस जाओगे तो। लेकिन गर्मी में घुस गए तो क्या होगा? पसीना पसीना हो जाओगे आप। तो ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। देखो लिखा हुआ है ड्यू टू रिपीटेटिव कोलिजन्स बिटवीन मूविंग चार्जेस एंड एटम्स, चलते चार्ज में और एटम के बीच में कोलिजन्स होते हैं, जिस वजह से हीट एनर्जी और पावर डिसिपेट होती है, माने बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये तो अभी पढ़ना है आपने। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर बेटा सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है। 1 नंबर में पूछ लेता है स्टेटमेंट इसकी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है इसकी? कह रहा हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड टाइम पीरियड ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। मतलब मैं लिख के बताता हूं आपको ये चीज, उसके बाद इसका प्रूफ बताऊंगा। देखो जी, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर यानी H, किसी किसी बुक में इसको Q भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज को भी क्यू लिखते हैं, हीट को भी क्यू लिखते हैं। अभी के लिए इसको एच लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो क्या कह रहा है, हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है, अरे फोन चार्ज करते हो ना, लैपटॉप चार्ज करते हो ना, तो लैपटॉप का जो अडेप्टर होता है, फोन का जो अडेप्टर होता है, जो घुसता है उसके अंदर जाकर के वो गर्म हो जाता है या नहीं हो जाता। किसी भी चीज को बहुत देर तक अगर आप चला के रखो तो गर्म हो जाएगा, टीवी गर्म हो जाता है, फ्रिज के बैक साइड पर जाकर के देखना आप कितनी गर्मी होती है, माइक्रोवेव, ये जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, है ना, ये सबके सब किसी ना किसी फॉर्म में हीट को डिसिपेट करते हैं, यानी वेस्टेज हो जाती है कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वजह से। उसी की बात यहां पर हम कर रहे हैं कि कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा या कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो, ठीक है। खाली वेस्टेज वाली एनर्जी नहीं है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है। ये मत समझना कि वेस्ट ही वेस्ट होती है वाली, ये वेस्टेज क्यों पढ़ रहे हैं फिर हम, खाली वेस्टेज वाली एनर्जी नहीं है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है, जो कोई भी अप्लायंस इलेक्ट्रिकल से किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करता है, कभी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, कभी लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, कभी रोटेट करता है तो हवा आती है ना। तो इलेक्ट्रिकल ही तो कन्वर्ट हो रही है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल लगता है यहां पर, आप मेरी बात समझ रहे होगे, है ना। तो जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है किसी भी कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी सीधी सीधी डिपेंड करती है किस पे सीधी सीधी डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है एच प्रोपोर्शनल, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द अमाउंट ऑफ करंट, माने आई पर नहीं, आई के स्क्वायर पर, और रेजिस्टेंस पर। रुकावट जितनी ज्यादा होगी दिक्कत नहीं ज्यादा आएगी क्या, सोचो, जितनी ज्यादा रुकावट होगी उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन को निकलने में उतनी ही दिक्कत आएगी, उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा वो। तो इसलिए हीट जो है वो करंट का तो स्क्वायर है ही है, ज्यादा करंट निकलेगा तो ज्यादा हीट, और ज्यादा रेजिस्टेंस होगी तो भी ज्यादा हीट, और ज्यादा टाइम तक फ्लो करेगा। आपने एक अप्लायंस, मान लो टीवी है, आप टीवी देख रहे हो, तो टीवी आपने 10 मिनट देखा और देख के बंद कर दिया, है ना, और उसी टीवी को आप 3 घंटे से देख रहे हो, एक मूवी चल रही है 3 घंटे से, तो आप टीवी के पास जाके देखना, हल्का टीवी गर्म हो गया होगा साइड से, चाहे वो कितना भी मॉडर्न टीवी क्यों ना हो, एलईडी क्यों ना हो और एलसीडी क्यों ना हो, ये जितना ही मॉडर्न क्यों ना हो, वो हल्का ना हल्का गर्म तो होगा जरूर, है ना। तो टाइम पीरियड भी मैटर करता है बेटा, कि कितने टाइम तक वो करंट फ्लो किया है उस वायर के अंदर, ठीक है। तो H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R और T, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। इसका प्रूफ देख लो आप कि कैसे आया ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ही एक्चुअली में, और कोई कांस्टेंट यहां पर होता ही नहीं है, तो एट द एंड फॉर्मूला भी यही बन जाता है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T, फॉर्मूला भी यही बन जाता है इसका। ये हीट का फॉर्मूला है, ये एनर्जी का फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला है, कितना करंट होगा उसका स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितनी होगी और टाइम पीरियड कितना होगा, ये टाइम है बेटा, टाइम। सेकंड्स के अंदर अगर ये होगा, ओम के अंदर अगर ये होगा, एम्पियर्स के अंदर अगर ये होगा, तो जूल के अंदर ये होगा। समझ गए ना, हीट एनर्जी किस में होती है बेटा, जूल में, करंट एम्पियर्स में, रेजिस्टेंस ओम में, टाइम सेकंड्स के अंदर यहां लेना है आपने, ठीक है। आओ इसका प्रूफ देखें फटाफट से। ओके, आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर वर्क डन सबसे पहली बार कहां सुना था, जल्दी से सोच के बताओ। आप लोगों ने वर्क डन सुना था वोल्टेज के अंदर, याद करो, वहीं से स्टार्ट करना है इस प्रूफ को वहीं से स्टार्ट करना है। देखो बेटा, एक फॉर्मूला हुआ करता था वोल्टेज का, या मैं साइड में लिख रहा हूं, वर्क डन अपॉन चार्ज, लेक्चर नंबर 2 पढ़ा था हमने इसको, है ना। वोल्टेज क्या होती है, वर्क डन अपॉन चार्ज, और ये वर्क डन ही तो है जो हीट में कन्वर्ट होता है, वर्क डन ही तो है जो जूल होता है, वर्क डन ही तो है जो हीट में कन्वर्ट होगा, वर्क डन ही तो है जो किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगा, है ना। तो इसलिए यहां से वर्क डन का फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं, यहां से वर्क डन को बना लेते हैं। Q जाएगा V के साथ, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो Q गया V के साथ मल्टीप्लाई, और यहां से फॉर्मूला बनना स्टार्ट हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाय V, Q मल्टीप्लाई बाय V, चार्ज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज, ठीक है। अब कुछ चीजें इसके अंदर मॉडिफाई करनी है, पुट करनी है, आंसर निकल आएगा, मतलब प्रूफ हो जाएगा इसका। देखो क्या क्या है, एक तो आप जानते हो ना करंट का फॉर्मूला Q अपॉन T होता है, हाँ या ना। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन T, यहां से Q निकाल ले बेटा, यहां से Q निकाल, Q क्या आएगा, I को T से मल्टीप्लाई करने पर, है ना। तो Q इज इक्वल टू IT हो जाएगा,
देखना ध्यान से, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी। Q को उठा करके यहां रख दे, Q की वैल्यू यहां उठा करके रख दे, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q की जगह पर I इंटू टी, ठीक है। और V होता था IR फ्रॉम ओम्स लॉ, याद करो। ये तो बाय डेफिनेशन है करंट की, ये बाय डेफिनेशन वोल्टेज की, और ये क्या था, ये ओम्स लॉ था, ये ओम ने दिया था। V इज इक्वल टू IR, यानी V की जगह पर भी क्या रख दे, IR रख दे बेटा, बस हो गया। चेक कर लो, चेक कर लो। आई मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा बेटा, आई स्क्वायर। R की जगह क्या आ गया R, और T की जगह क्या आ गया T। इसी वर्क डन को हम लोग हीट कह देते हैं। ये वर्क डन ही तो है जो हीट की फॉर्म में निकल रहा है। वर्क डन ही तो कर रही है बैटरी, धक्के ही तो मार रही है बैटरी, और धक्के मारने से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो किसी ना किसी फॉर्म में उसी एनर्जी को, उसी वर्क डन को किसी ना किसी एनर्जी की फॉर्म में वो निकाल देता है, ठीक है। तो वही है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। आगे बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन आए आपके सामने, दो न्यूमेरिकल्स आए आपके सामने, ठीक है। दोनों एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं, और H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इस पर बेस्ड है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, यानी वो स्त्री है ना, इलेक्ट्रिक आयरन है, रेजिस्टेंस उसकी 20 ओम है। लिख लो, गिवन तो लिखना चाहिए आपको हमेशा, ठीक है। गिवन की हेडिंग डाल के गिवन लिखा करो, ठीक है। R इज इक्वल टू 20 ओम हो गया, टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, यानी I को 5 एम्पियर ले लो। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकंड्स, टाइम दे रखा है इसने 30 सेकंड। और बताओ इससे आसान क्या फॉर्मूला होगा, ये लगाना पड़ेगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या I दिया है, हां। क्या R दिया है, हां। क्या T दिया है, हां। रखो और आंसर निकालो। 5 5 25 हो जाएगा, ये इंटू R कर लेंगे 20 और इंटू T कर लेंगे 30, ठीक है। तो हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 20 इंटू 30, ठीक है। इसका फाइनल आंसर आएगा 25 2 50, 5 3 15, 15 तो आ गया, और 2 जीरो और लगा दो आगे, ठीक है ना जी। अब ठीक है ना। जूल, तो ये हीट आ गई, ठीक है। जूल के अंदर हीट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड। अंग्रेजी में गड़बड़ है, एनसीईआरटी की भी अंग्रेजी में गड़बड़ है भाई, चलो कोई बात नहीं। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। ईच सेकेंड का वर्ड आ गया, अंग्रेजी को डिकोड करो, आप समझ जाओगे 1 सेकेंड की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। अच्छा, इस बार कह रहा है भाई पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, V निकालना है, ठीक, निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या दिया हुआ है, ये हीट दी हुई है, यानी इसको गिवन लिख लो, H इज इक्वल टू कितना, 100 जूल, ठीक है। और हर सेकंड, यानी T कितना है, 1 सेकंड। 4 ओम की रेजिस्टेंस है। आप एक बात बताओ, आपने V तक जाना है, आपने V तक जाना है, लेकिन आपके पास हाल फिलहाल कौन सा फॉर्मूला है, आपके पास फिलहाल फॉर्मूला है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एक काम करो ना, H को H की जगह रखो, T को T की जगह रखो, R को R की जगह रखो, I निकाल लो पहले आप। उस I से, इस R से V निकाल लेना, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ लगा करके। आओ देखो कैसे करता हूं मैं, देखो आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं। H दिया है ना बेटा, पहले तो फॉर्मूला लिख ले, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। ये लगेगा यहां पर, I निकाल लेंगे हम यहां से, ठीक है ना। H की जगह रख दे कितना, 100। I आपको नहीं पता, छोड़ दो। R कितना है, ओम आएगा बेटा, ये 4। T कितना है बेटा, 1 सेकेंड है, ठीक। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर, 4 नीचे जाएगा, 25 हो जाएगा ये कट करके। देखो आराम से देखो, आराम से देखो, 4 इंटू 1 4 ही था, नीचे जाएगा तो 25 पे कट जाएगा ये। यहां से I निकल के क्या आ गया, यहां से I निकल के आ गया √25, और √25 होता है 5, ठीक है। तो करंट निकल करके आ गया यहां से, करंट निकल करके आ गया यहां से 5 एम्पियर। बोलो जी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, वोल्टेज की तरफ बढ़ते हैं, वोल्टेज माने पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर। V इक्वल्स टू
आई मल्टीप्लाई बाय आर। वी कितना है नहीं पता, नहीं पता। आई कितना है अभी अभी निकाला 5, आर कितना है 4, पुट कर दिया आंसर आ गया 20 वोल्ट, खत्म। यह आंसर हो गया आपका, ठीक है। ओम्स लॉ लगाया, आंसर निकाला, ऐसे करना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स। आप हीटिंग इफेक्ट समझते हो गए ना, क्या होता है भाई, क्यों होता है भाई, क्यों होता है। इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, घिसड़ घिसड़ के चलते हैं, बात करी हुई है मैंने आपसे इस बारे में, है ना। धीरे धीरे चलते हैं, टकरा टकरा करके चलते हैं, अपनी एनर्जी लूज करते हैं। वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में निकल सकती है, कभी हीट की फॉर्म में, कभी लाइट की फॉर्म में, कभी दोनों की फॉर्म में, है ना। तो वही वाली बात है। तो कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है हीटिंग इफेक्ट्स की। क्या भाई सारी डिसएडवांटेज ही है क्या हीट की। अगर हीटिंग इफेक्ट हो रहा है तो क्या डिसएडवांटेजेस ही है क्या, एडवांटेजेस नहीं हो सकता क्या, है ना। तो देखते हैं एडवांटेजेस भी है या नहीं है। आपको 3 जगह पर इसके एडवांटेज पढ़नी है एनसीईआरटी के हिसाब से। 3 जगह पर, कौन कौन सी 3 जगह है। पहली, इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब के अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं फिलामेंट, सुना है। बल्ब के अंदर एक चीज होती है जिसको फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट वाले बल्ब की बात कर रहा हूं, सीएफएल की बात नहीं कर रहा जो आजकल बहुत मशहूर हो गया है ना। एलईडी, सीएफएल वगैरह इन सब की बात नहीं कर रहा, ट्यूबलाइट की भी बात नहीं कर रहा मैं फिलामेंट वाले बल्ब की बात कर रहा हूं जो आपको कहीं कहीं गांव साइड में आजकल मिल जाता है। और मतलब जहां जैसे आपने देखा होगा रेडी वगैरह वाले होते हैं और ये जो ठेले वाले होते हैं इनके पास लगा रहता है वो, ठीक है। वो भी आजकल एलईडी लेकर के घूमते हैं, लेकिन पहले वो ऐसे बीच में बल्ब लटका करके घूमते थे। वो लालटेन के बाद आया था, वो स्टोव वाला आया था, उसके बाद फिर वो बल्ब लटका करके बैटरी लेकर के घूमते थे। उस वाले बल्ब की बात कर रहा हूं मैं। आजकल घरों में नहीं देखने में आते, लेकिन फिलामेंट वाला बल्ब जो है वो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है, ठीक है। ये देखो जरा इस तरीके से, ये फिलामेंट है बेटा। ये तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम दिखा रखा है, इतना फटता नहीं है ऐसा, ठीक है ना। ये फटना तो बहुत एक्सट्रीम केस हो गया, लेकिन आप समझना इस बात को। ये जो फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट है इसके अंदर, ये टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का। मैं अभी सारी जानकारी यहां लिख दूंगा, ठीक है ना। जितनी जानकारी आपके लिए आवश्यक है वो सारी यहां पर लिख दी जाएगी, ठीक है। लेकिन आप समझो ये जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का होता है। इस टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है इसका। और बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ये बहुत जल्दी फटता, जलता, पिघलता नहीं है, ठीक है ना। बहुत जल्दी टूटता, ब्रेक नहीं होता ये। तो बहुत ज्यादा करंट को ये होल्ड, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी को ये होल्ड कर सकता है। और इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि जब इसके पास एनर्जी आएगी, जब इसके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगी, तो खूब रेजिस्टेंस की वजह से खूब हीट प्रोड्यूस होती है। और खूब हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ये ग्लो करने लगता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जब ज्यादा हीट एनर्जी इसके पास आती है तो ये ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। उसी ग्लो का हम लोग फायदा उठाते हैं, ठीक है ना। उसी ग्लो से हम लोग अपना काम कर लेते हैं। जो भी हमने अपना काम करना है, पढ़ाई करनी है, नहीं करनी है, मस्ती करनी है, जो भी करनी है कर लेते हैं, ठीक है ना। दूसरी एप्लीकेशन है फ्यूज। सुना होगा भाई, दिमाग का फ्यूज उड़ गया क्या तेरे, है ना। दिमाग का फ्यूज उड़ गया है का क्या मतलब है। एक्चुअली में फ्यूज के अंदर एक वायर होती है बेटा, एक वायर होती है फ्यूज, अभी दिखाता हूं फ्यूज भी। उसके अंदर एक वायर होती है, जब ज्यादा करंट पीछे से आएगा ना तो वो वायर मेल्ट हो जाती है। और जैसी मेल्ट होगी, मतलब इस तरीके से वो फ्यूज होता है, ठीक है। ऐसा जुड़ा होता है बीच में से, ठीक है ना। और जैसे ही पीछे से ज्यादा करंट आएगा ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना, बीच में से फट जाएगी। तो टूटने के कारण सर्किट ब्रेकडाउन हो जाएगा। सर्किट ब्रेकडाउन होने के कारण करंट आगे बढ़ेगा नहीं तो आपका घर जलने से बच जाएगा, ठीक है ना। तो फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस की तरह से यूज होता है घरों के बाहर। आपने सुना होगा भाई, गली के बाहर का फ्यूज उड़ गया, पूरे गली की लाइट चली गई है। स्क्वायर के बाहर का फ्यूज उड़ गया, वहां पूरे स्क्वायर की लाइट चली, पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई है। क्यों? क्योंकि वहां ट्रांसफार्मर फूक गया है या ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ गया। इस तरह की बातें सुनने में आपने बहुत आई होंगी। कभी कभी ऐसा भी होता है, वॉशिंग मशीन चल रही है, मिक्सी चल रही है, बहुत सारी चीजें एक साथ रन करती हैं, तो पटाखा बोल जाता है किसी अप्लायंस के अंदर। कोई अप्लायंस जो होता है वो जोर से पटाखे की आवाज आती है और वो बंद हो जाता है चलना। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि उसका जो फ्यूज होता है, हर कंपनी अप्लायंस के अंदर एक छोटा सा फ्यूज जरूर लगा के बेचते हैं। गाड़ियों के अंदर भी फ्यूज होते हैं, कार्स के अंदर भी फ्यूज होते हैं, बाइक्स के अंदर भी फ्यूज होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि कभी ज्यादा करंट अगर प्रोड्यूस हो गया तो वो और इंटरनल सर्किट्स को हार्म ना करे, उसके लिए एक्सटर्नली बाहर की तरफ, आउटसाइड द मेन सर्किट, एक फ्यूज लगा दिया जाता है जिसमें अगर ज्यादा करंट आए तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाए। फ्यूज वायर किस चीज की बनी होती है अभी बता दूंगा आपको मैं, पहले आप एक बार शक्ल देख लो इसकी। देखा होगा आपने जरूरी, ऐसा नहीं हो सकता आपने ना देखा हो, है ना। ये देखो, पहले के चेन से एक वायर आपको दिख रही है और वो फट गई,
फट करके नीचे गिर गई तो पूरा सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगा, करंट आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है बच्चे, तो ये फ्यूज वायर है। अभी जानकारी सारी लिख दूंगा इसके बारे में भी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट क्या होता है? पहाड़ों पर गए होगे, गांव साइड में देखा होगा आपने कि लोग अपने घरों के अंदर रूम हीटर रखते हैं। और वो रूम हीटर कैसा होता है? वो वैसा वाला नहीं, हवा फेंकने वाला, ब्लोअर वाला नहीं। एक तो ब्लोअर वाला होता है, ब्लोअर वाला नहीं, उसमें कॉइल होती है, उसमें कॉइल होती है, और वो कॉइल मैगी जैसी होती है। वो कॉइल है ना, तो मैगी जैसी वो कॉइल होती है, और वो कॉइल इतनी गर्म हो जाती है कि वो रेड हॉट हो जाती है। देखा होगा जरूर आपने, ऐसा हो ही नहीं सकता ना देखा हो। ठीक है ना, अभी सर्दियों का टाइम है, लोग यूज भी कर रहे हैं इसको। ये रहा हीटिंग एलिमेंट। देखो इस तरह की कॉइल है। ठीक है, खूब करंट प्रोड्यूस होता है, खूब करंट आने की वजह से खूब हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट आपको ग्लो के फॉर्म में दिखती है, और वो ग्लो कम और हीट ज्यादा होती है। इसके पास आप जाओगे बहुत गर्मी लगती है ना। तो ये है, मैं इसके बारे में कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो कि लिख देता हूं। ठीक है, जैसे कि फिलामेंट, ठीक है, टंगस्टन का बना होता है। पूछा जाता है बेटा कि टंगस्टन का ही क्यों बनाते हैं, तो बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, 3380 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, लावा से भी ज्यादा है। ठीक है, लोहे के पिघलने से भी बहुत ज्यादा है। ये टंगस्टन एक मेटल है, प्योर। ठीक है, प्योर मेटल है ये टंगस्टन। ये मत समझना कि कोई अलॉय बना दिया गया है, ये प्योर मेटल है। ठीक है, और काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत बहुत ज्यादा है, वेरी हाई, और इसी वजह से ये ग्लो करता है। ठीक है ना, इसी वजह से क्या करता है, ये ग्लो करने लगता है। ठीक है, इट ग्लोज। ओके, इसको फॉर्म करके, अच्छी सी इंग्लिश फॉर्म करके इसको लिखना। ठीक है, प्रैक्टिस करना इसको लिखने की। ऐसे ही फ्यूज की बात करता हूं। फ्यूज के अंदर जो ये वाली वायर है, ये वाली जो वायर है, इसको फ्यूज वायर कहते हैं। इसका नाम फ्यूज वायर है। ठीक है, कॉपर निकल अलॉय ऐसा लिखा हुआ है। कॉपर और निकल का अलॉय होता है। किसी किसी जगह पर कॉन्स्टेंटन नाम का एक अलॉय लिखा हुआ है, कॉन्स्टेंटन, TAN। ठीक है ना, कॉपर निकल अलॉय वैसे है ये। ठीक है, 60-40% का रेशियो कुछ रहता है इसके अंदर। और अलॉय क्यों? ये अलॉय इसलिए क्योंकि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना बेटा, वो इसके मेल्टिंग पॉइंट को ओवरऑल सर्किट से लो बनाता है। यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट बाकी के सर्किट से, बाकी का सर्किट किस चीज का बना होता है? कॉपर का। अरे बाकी की कंडक्टिंग वायर किस चीज की बनी होंगी? कॉपर की, है ना। अधिकतर सर्किट्स के अंदर, ठीक है, हाउस होल्ड सर्किट जितने भी हमारे पास हैं, उनके अंदर जो करंट आ रहा है वो किन वायर्स में से आ रहा है? उनका कौन सा मटेरियल है? कॉपर। कॉपर की ही बनती है तारे, आप चेक कर लेना। गोल्डन मतलब ब्राउनिश सा कलर होता है उसका। आप कभी भी तार को खोल करके देखना, जो भी घरों के अंदर तारे हैं, स्विच ऑफ कर देना। ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं देख पाओगे फिर तुम। ठीक है ना, तो उसको खोल करके देखना, आपको दिखेंगे। तो कॉपर का जैसा कलर होता है, ब्राउनिश कलर। ठीक है, उस तरह का कलर होगा उसका। तो ये जो फ्यूज वायर है, ये कॉपर वाली वायर के मुकाबले कम मेल्टिंग पॉइंट वाली बनाई जाती है जानबूझ करके। ठीक है ना, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट डाउन क्यों होगा इसका, मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होगा इसका? लिख रहा हूं यहां पर कि मेल्टिंग पॉइंट लो होता है जी, वेरी लो नहीं होता, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल सर्किट के रिलेटिवली लो होना चाहिए। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका कैसा रहता है? लो रहता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों रहना चाहिए? क्योंकि अगर पीछे से ज्यादा करंट आया, पीछे से ज्यादा करंट आया और ये नहीं पिघली, तो घर फूक जाएगा पूरा। वो करंट आगे चला जाएगा, अप्लायंस को फूक देगा, अप्लायंस को खराब कर देगा, उसका इंटरनल सर्किट हार्म कर देगा। ठीक है ना, इसीलिए खर्चा बचाने के लिए वहां खर्चा ज्यादा आ जाएगा। अगर गलती आपकी तो कोई है ही नहीं, मतलब हो सकता है आपकी भी हो सकता है पीछे से ऐसी गलती चलती आ रही है कि भाई पीछे से लोड बहुत ज्यादा आ रहा है, तब भी खराबी हो सकती है। तो ये तो अनहोनी है ना, ये तो हादसा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए फ्यूज लगाया जाता है एज अ सेफ्टी डिवाइस, प्रिवेंशन के लिए। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहता है? लो रहता है इसका। ठीक है, और इट ब्रेक्स in the case of ओवरलोडिंग। शब्द है ओवरलोड होना। ठीक है, सर्किट ओवरलोड करने का मतलब ये होता है पीछे से ज्यादा करंट आ जाना। बाई चांस ऐसा होता है कि पीछे से ज्यादा वोल्टेज आने की वजह से करंट ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, करंट ज्यादा आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरलोडिंग है पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाना पीछे से।
ठीक है, सरकार की गलती भी हो सकती है, माने जो कंपनी प्रोवाइडर कंपनी है जो, उसकी गलती हो सकती है ये, या आपकी भी गलती हो सकती है, आपने ज्यादा अप्लायंसेस लगा रखे हैं सीरीज में या सर्किट के अंदर, घर के हाउस होल्ड सर्किट के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है, आपने चेक नहीं करवाया इलेक्ट्रिशियन को बुला करके, तो भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तीसरा हीटिंग एलिमेंट आता है निक्रोम, नाम आता है नाइक्रोम, निकल क्रोमियम का अलॉय है। मेन जो दो एलिमेंट है इसके अंदर, निकल नाम में लिखा हुआ है निकल और क्रोमियम, निक्रोम। ठीक है, निकल क्रोमियम है इसके अंदर, अलॉय होता है ये, अलॉय होता है ये। आप पूछोगे सर अलॉय ही क्यों, मेटल क्यों नहीं? तो ये सवाल बोर्ड भी पूछता है आपसे कि मेटल क्यों नहीं, अलॉय ही क्यों यूज किया गया? तो बेटा ऐसा है कि अलॉय का, याद करो, रो ज्यादा होता है। रो मतलब रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो हीट प्रोड्यूस भी ज्यादा होगी। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना? तो रो ज्यादा होने की वजह से, यानी रेजिस्टिविटी ज्यादा होने की वजह से, अलॉय है ना बेटा, अलॉय की क्या होती है, मेटल से थोड़ी ज्यादा, इंसुलेटर से थोड़ी कम, तो इसलिए अलॉय लिया जाता है यहां पर। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस की जा सके। तो रो ज्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस भी ज्यादा, और रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से हीट भी ज्यादा, इसलिए सबसे अच्छी चॉइस जो लगी वो नाइक्रोम लगी। बाकी और भी वजह हो सकती है, कमर्शियल वजह भी हो सकती है इसकी बहुत सारी। ठीक है, तो काफी है ये। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थी तीनों, एडवांटेज है ये तीन हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। बाकी देखोगे तो आपको डिसएडवांटेज मिलेंगे कि भाई वेस्ट हो रहा है, मोटर खराब हो रही है, मोटर फूक रही है, कब से घूम रही थी मोटर, कब से चल रही थी मतलब, ठीक है, फिर खराब हो गई, है ना, टीवी खराब हो गया, बहुत देर से चल रहा था, तूने बंद नहीं किया टाइम पर, ऐसे सुनने में आता है, मम्मी से डांट पड़ती है, अरे बहुत देर हो गई, चलाते बंद कर दे इसको अब। ठीक है ना? और ऐसे ही आप बहुत टाइम तक अगर फोन पर पबजी खेलते रहोगे, पबजी के जुगाड़ तुमने निकाल लिए मुझे पता है ना, बेशक से सरकार ने बैन कर दी, लेकिन तुम लोगों के लिए बैन थोड़ी ना कुछ, है ना, तुम तो वीपीएन लगा लोगे, बहुत कुछ कर लोगे आप लोग तो, है ना। तो इसलिए क्या कर रहे हैं कि बच्चे लोग क्या करते हैं कि फोन पर लगे रहते हैं खेलने में, और फोन गर्म होता रहता है। वो गर्म होने की वजह से इंटरनल सर्किट जो होता है वो हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए। मैं ये बात नहीं कर रहा कि फ्यूज होगा, वो फ्यूज उड़ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन हीटिंग इफेक्ट होने की वजह से कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो आ सकती हैं। तो थोड़े टाइम बाद आपका फोन हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक करवाना पड़ेगा, फिर दोबारा वैसा ही हो जाएगा, है ना। तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिफॉल्ट आ सकता है उसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपने करने हैं भाई, ये क्वेश्चन आपने करने हैं, कमेंट में लिखने हैं, कमेंट में लिखना है कौन सा एलिमेंट है जो फिलामेंट बनाने में यूज होता है, कनेक्टिंग वायर्स बनाने में यूज होता है, हीटिंग एलिमेंट बनाने में यूज होता है, और फ्यूज वायर बनाने में यूज होता है। मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, याद करके लिखना, पिछली वाली स्लाइड पर मत जाना, ठीक है, वीडियो को बैक मत करना, सोचना और फिर लिखना। ठीक है, वाई डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर डज नॉट ग्लो बट कॉइल डज, कह रहा है कॉर्ड तो नहीं जलती, ग्लो करती, लेकिन कॉइल करती है। अब दोनों में फर्क क्या है, कॉर्ड क्या होता है और कॉइल क्या होता है? देखो, कॉर्ड जो वर्ड है ना, ये वायर का ही सिनोनिम है। तो आप एक बात बताओ, अगर आपके पास ऐसा हीटर है रूम में, आपके पास इस तरह का रूम में हीटर है, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है ना, और उसकी ये तार है ऐसे करके, उसके तार है जिसमें ये प्लग लगा हुआ है ना, ये प्लग आप इसको प्लग इन करते हो, स्विच ऑन करते हो, और उसके बाद ये ग्लो करना स्टार्ट कर देता है ना, उसके बाद आपको हीट मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो कॉर्ड कौन है और कॉइल कौन है? ये कॉर्ड है, इसको कॉर्ड बोलते हैं, तार इज कॉर्ड, ये कॉर्ड है, ये कॉइल है। तो आपको बताना है कमेंट में लिख करके कि कॉइल क्यों ग्लो कर रहा है और कॉर्ड क्यों ग्लो नहीं कर रही है। ठीक है ना, आंसर है इसका बता चुका हूं, सोचना और आंसर लिखना। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, छोड़ मत देना। इलेक्ट्रिक पावर, एनर्जी खत्म, पावर शुरू। देखो, पावर का मतलब क्या होता है बेटा? पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, 9th क्लास का टॉपिक, रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसको पावर कहते हैं। आइए इलेक्ट्रिकली समझे कि पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिकली समझते हैं कि पावर क्या होती है। बच्चा ना मतलब इसको सिनोनिमिकली छोड़ देता है, बोलता है यार एनर्जी पावर एक सी तो बात है, एनर्जी निकल रही है, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, हीट मिल रही है, लाइट मिल रही है, ठीक है, वही पावर भी ऐसा ही कुछ होता होगा। नहीं नहीं
नहीं, पावर वो नहीं होता। पावर होता है कितनी जल्दी एनर्जी निकल रही है और कितनी ज्यादा एनर्जी निकल रही है। रेट क्या है, उस एनर्जी के निकलने का रेट क्या है, कितनी स्पीड से वो एनर्जी निकली है, कितनी शक्ति से वो एनर्जी निकली है। ठीक है ना। जैसे मान लो एक बल्ब है 10 वॉट का। वॉट सुना होगा आपने, पावर की यूनिट है ना, 9th क्लास के अंदर बताई जाती है। एक छोटा सा बल्ब है जो आप दिवाली के अंदर लड़ी वाला लगाते हो ना, वो वाला बल्ब है मान लो। ठीक है ना। और दूसरा स्टेडियम में आईपीएल में जो लगा होता है, वो हाई मास्ट लाइट जो लगी होती है, वो वाला बल्ब है। आप बताओ दोनों में से ज्यादा पावर किसकी है? सोचो और बताओ, ज्यादा पावर कौन एक्सपेंड कर रहा होगा, कौन ज्यादा खर्च रहा होगा ज्यादा पावर? आपका आंसर होगा सर वो दिवाली वाली लाइट जो होती है छोटी सी लड़ी, वो तो ज्यादा बिजली नहीं खर्चती होगी, है ना। लेकिन जो स्टेडियम के अंदर लाइट जल रही है उसका ग्लो बहुत ज्यादा है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, वो इंटेंसिटी दूर तक फैला रहा है, पूरे स्टेडियम को रोशन कर रहा है वो, है ना। तो उसकी पावर ज्यादा या वो छोटे से दिवाली वाले बल्ब की जो है वो पावर ज्यादा है? तो इसका आंसर है कि भाई उस वाले की पावर ज्यादा है, क्योंकि उसका ग्लो बहुत ज्यादा है। तो आपको ग्लो से समझना है इस चीज को, आपको इस चीज को ग्लो से समझना है। ठीक है। एज फार एज बल्ब और उसकी रोशनी ही कंसर्न्ड है, तब तक आपने ग्लो से समझना है। ठीक है ना। ऐसे ही आप पंखे से भी समझ सकते हो, भाई पंखा अगर बहुत तेज चल रहा होगा, चौथे नंबर पर पंखा चल रहा है, तो मतलब ज्यादा पावर एक्सपेंड कर रहा है। वो 1 नंबर पर चल रहा है तो कम कर रहा होगा। यानी कितने रेट से वो एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। कितने रेट से वो एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसी भी फॉर्म के अंदर जो हमारे लिए यूजफुल फॉर्म हो। ओके। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब इस इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला जो हमारे काम का है वो डिराइव करने जा रहा हूं मैं इसी स्लाइड पर। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा गया है। 3 फॉर्मूले होते हैं पावर के, और तीनों निकालने आपको आने चाहिए। कौन कौन से 3 है देख लो बेटा। पावर होता है क्या? वर्क डन अपॉन टाइम। चार्ज नहीं, वो वोल्टेज होती है। वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। 9th क्लास से पता हमको ये वाली बात। ठीक है। 9th क्लास अगर हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है तो अपने को ये बात पता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर कहते हैं। किसी काम को कितना जल्दी कर लेना, किसी काम को कितना जल्दी कर लेना, वो हमारी शक्ति है, तो हम शक्तिशाली हैं। ठीक है ना। अगर हम किसी काम को बहुत जल्दी कर लेते हैं तो, ठीक है, ऐसा फिजिक्स कहती है। तो इसलिए पावर को मैं लिखता हूं वर्क डन अपॉन W अपॉन T। ठीक है ना। मैंने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया। अब आपने वर्क डन के बारे में इस चैप्टर में पहले कहां सुना है? वर्क डन के बारे में इस चैप्टर में पहले कहां सुना है? इस चैप्टर में आपने पहले सुना था वोल्टेज में। याद करो, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। मैं इस चार्ज को V से मल्टीप्लाई करने वाला हूं और यहां से वर्क डन निकालने वाला हूं। देखो देखो, वर्क डन यहां से हो जाएगा QV से मल्टीप्लाई होकर के QV। मैं इस QV को उठा करके यहां रख दूंगा, वर्क डन की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा QV को। देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P इज इक्वल टू QV अपॉन T। QV अपॉन T, हाँ या ना। इसमें से कुछ ऐसा है जो आपने पहले देखा हुआ है। कौन है पता है? ये देखो, ये देखो, ये देखो और ये देखो। Q डिवाइड बाय T पहला फॉर्मूला था इस चैप्टर का, करंट का। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। याद करो, याद करो, चार्ज अपॉन टाइम। क्या मैं चार्ज अपॉन टाइम को सीधा सीधा I नहीं लिख सकता क्या? क्या मैं Q बाई T को सीधा सीधा I नहीं लिख सकता क्या? यहां से ये बन जाएगा P इज इक्वल टू I इंटू V, तो इसको VI, क्योंकि हो तो मल्टीप्लाई ही रहे हैं। ये फॉर्मूला निकल के आता है पावर का, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। सिंपल फॉर्मूला है, V मल्टीप्लाई बाय I। वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर दोगे, पावर आ जाएगी। ठीक है। तो ये डिराइव्ड फॉर्मूला है, पावर का डिराइव्ड फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। इससे 2 और फॉर्मूले डिराइव करे जाते हैं, या साइड में कर रहा हूं मैं। ये देखने के बाद यहां देखना, पहले ये समझ लेना आराम से, फिर यहां देखना। देखो बच्चे, फॉर्मूला है P इज इक्वल टू VI, है ना। इससे 2 और फॉर्मूले बनाए जाएंगे, इससे 2 और फॉर्मूले बनाए जाएंगे। कौन कौन से? देखो, एक तो बनाया जाएगा, ये फॉर्मूला याद है आपको, ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू IR, याद है? रखो इसको यहां पे, इसको यहां रख दो, ये बन जाएगा P इज इक्वल टू V की जगह पर रख बेटा IR, और साथ में एक और I है, ये वाला I तो पहले से यहां पड़ा है, V की जगह पर IR पुट कर दिया मैंने। बताओ I और I मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? I स्क्वायर बन जाएगा, और R की जगह R आ जाएगा। फॉर्मूला एक और बन गया, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं यूज होता है वाला फॉर्मूला बोर्ड वगैरह में, ठीक है, लेकिन फिर भी है तो,
और डेरिवेशन भी पूछी गई है इसकी 3 नंबर के अंदर, ठीक है। एक और फॉर्मूला देखो, अब इसका एक और फॉर्मूला देखो। आपको V इज इक्वल टू आई आर पता है ना, इस बार हम यहां से ना I निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा, देख I इज इक्वल टू V बाय आर। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसी को मॉडिफाई कर लिया मैंने और कुछ नहीं किया। R को उठा करके V के डिवाइड में ले गया, ओम्स लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, R को V के डिवाइड में ले गया, तो I इज इक्वल टू V बाय आर। अब क्या करूंगा पता है, पहले V को सब्स्टिट्यूट किया था ना, अब I को सब्स्टिट्यूट करूंगा, V को वहीं रहने दूंगा आराम से, शांति से, ठीक है। V वहीं पड़ा रहेगा, देखना जरा, ये हो जाएगा P इज इक्वल टू V टाइम्स V बाय आर, ठीक है। तो ये बन जाएगा V इंटू V स्क्वायर, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये हो गया थर्ड फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है ना। कुछ पढ़ाया है 3-4 साल 5 साल, उसके बेसिस पर आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट है, स्टडी करके बता रहा हूं। और मैंने भी अपने भी टाइम पर स्टडी करी है, पिछले सालों के पेपरों की तो अपने टाइम के भी पहले से स्टडी कर रहा था, ठीक है ना। तो बता रहा हूं आप लोगों को कि दोनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, यूज होंगे, इसीलिए दोहराओ दोहराओ। P इज इक्वल टू वी आई, ये पहला फॉर्मूला है। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये दूसरा फॉर्मूला है। और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ये तीसरा फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें से पहला तीसरा काफी यूज होता है, दूसरा वाला एक आधी जगह पर कहीं होगा तो होगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। विच हैज मोर रेजिस्टेंस, 100 वाट का बल्ब या 60 वाट का बल्ब? ये प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन है, और ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर भी हैं। यानी अगर आप अभी प्रैक्टिस कर लेते तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना, मजा आ जाएगा। पावर का कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होगा जो आप ना कर पाओ, पावर आपके हाथ में होगी फिर, ठीक है ना। विच हैज मोर रेजिस्टेंस, 100 वाट का बल्ब या 60 वाट का बल्ब? आपको क्या लगता है दोनों में से रुकावट किस में ज्यादा है? 100 वाट के बल्ब में ज्यादा रुकावट है या 60 वाट के बल्ब में ज्यादा रुकावट है? आप ये सोच रहे होगे कि सर रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब हीट ज्यादा, और हीट ज्यादा मतलब हीट निकलेगी भी ज्यादा, और निकलेगी ज्यादा तो 100 वाट बल्ब वाले में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ये एकदम गलत सोच है, ये एकदम गलत सोच है। आप इसको ऐसे सोचो, आप इसको ऐसे सोचो कि इसका जो रोशनी है, इसका जो प्रकाश है, इसकी जो लाइट है, वो दूर दूर तक फैल रही होगी। 100 वाट का बल्ब है ये थोड़ा सा डिम होगा। 60 वाट का है ना, 60 वाट्स का बल्ब है ये थोड़ा सा डिम होगा। वाट माने पावर, पता है आपको, है ना। तो ये 60 वाट का बल्ब है, थोड़ा सा डिम जलेगा। ये 100 वाट का बल्ब है, थोड़ा सा ज्यादा जलेगा, थोड़ा दूर तक फैलेगा उसकी रोशनी, है ना। तो इसीलिए ऐसे सोचो कि इसके अंदर करंट ज्यादा जा रहा होगा तो ही तो ज्यादा एनर्जी निकल रही होगी, इसके अंदर करंट कम जा रहा होगा तो ही तो कम रोशनी निकल रही होगी। ऐसा सोचो, ऐसा सोचो। इसकी डिजाइनिंग ही ऐसी है, इसकी डिजाइनिंग ही ऐसी है कि इसकी रेजिस्टेंस को हाई रखा गया है। अभी आपको मैं इसके बैक ऑफ द स्टोरी बता रहा हूं, फ्लैशबैक में लेके जा रहा हूं, जो स्टोरी आपने देखी नहीं है। जब यह बल्ब बनाया गया होगा ना, तो जानबूझ करके इसकी रेजिस्टेंस हाई रखी गई है ताकि यहां करंट कम पहुंचे। रुकावट ज्यादा तो करंट कम, इतना तो समझते हो ना भाई। रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है किसके रास्ते में? करंट के रास्ते में ही तो है ना। तो 60 वाट के बल्ब में रेजिस्टेंस ज्यादा बनाई गई होगी तो इसमें करंट कम पहुंच रहा है, इसमें रेजिस्टेंस कम बनाई होगी इसलिए करंट ज्यादा पहुंच रहा है। यहां पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो यूज होगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये फॉर्मूला यूज होगा यहां पर, ठीक है। एज वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब्स are constant at 220 volts, domestic value, देखो घबराओ नहीं, समझो बात को। आप लोगों के घर के अंदर जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट आती है, ठीक है। घरेलू वोल्टेज भारत देश के अंदर 220 वोल्ट है ना। डोमेस्टिक वोल्टेज जो घर के अंदर आती है वो 220 वोल्ट्स है। तो एक बात बताओ, ये 60 वाट का बल्ब भी तो 220 पे ही लगाओगे, ये 60 वाट का बल्ब भी तो 220 वोल्ट वाली बैटरी पे लगाओगे, 220 वोल्ट वाले सॉकेट में लगाओगे, और इसको भी 220 वोल्ट वाले सॉकेट में लगाओगे। यानी वोल्टेज तो आपने क्या रखनी है? वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब्स आर कांस्टेंट।
जो भी वोल्टेज 100 वॉट के अक्रॉस जाएगी वही वोल्टेज 60 के अक्रॉस भी जाएगी। तो इससे बढ़िया फॉर्मूला कोई हो ही नहीं सकता। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर से बढ़िया कोई फॉर्मूला हो ही नहीं सकता। V हो गया कांस्टेंट, V हो गया कांस्टेंट, यानी पावर डिपेंड किस पे कर रही है? पावर प्रोपोर्शनल हो रही है इसके कांस्टेंट होने के बाद 1 बाय आर पे। देख लो देख लो, यहां कुछ कांस्टेंट रखता तो ऊपर वाला आ जाता, ऊपर वाला कांस्टेंट आ गया तो मैंने हटा लिया। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई रह गई है, इन दोनों के बीच में प्रोपोर्शनलिटी रह गई है, ठीक है ना। तो जिसकी पावर ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम, और जिसकी पावर कम उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा। खत्म बात, सीधी सी बात है ये, ठीक है। और इसका आंसर भी यही है कि आप जब बल्ब्स को कनेक्ट करते हो तो सेम वोल्टेज पे ही तो कनेक्ट करके देखोगे, उसको भी 220 पे उसको भी 220 पे, दोनों को सेम घरेलू वोल्टेज पे कनेक्ट करके देखोगे आप, और देखोगे कि भाई एक की पावर ज्यादा आ रही है तो क्यों आ रही है? क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कम है। एक की पावर कम आ रही है तो क्यों आ रही होगी? उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। इसका आंसर ऐसे देना है आपने, ठीक है। तो एंड में आपने ये लिखने के बाद लाइन जरूर ऐड करनी है, एक अंग्रेजी में लाइन जरूर लिखनी है आपने, ठीक है। इसको क्लोज करने के लिए क्लोजिंग नोट जरूर लिखना है आपने, ठीक है, कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एज वोल्टेज इज कांस्टेंट। वोल्टेज कांस्टेंट होने की वजह से पावर और रेजिस्टेंस दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए पावर ज्यादा होगी 100 वॉट की तो रेजिस्टेंस इसकी कम होगी और उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ठीक है। तो विच हैज मोर रेजिस्टेंस? 60 वॉट बल्ब वुड हैव मोर रेजिस्टेंस, ठीक है। सोचना, चिंतन करना और देखना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे प्रीवियस ईयर के अंदर भी। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक और पावर पे आया है, कह रहा है 60 वॉट का बल्ब है, 40 वॉट का बल्ब है, ठीक। दोनों को कनेक्ट कर रखा है पैरेलल के अंदर, ठीक। और एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर रखा है 220 वोल्ट की। माने मैं आपको बना के दिखा देता हूं इसको एक बार जरा, ठीक है ना। एक बल्ब ये, एक बल्ब ये, और इन दोनों को ही आपने ऐसे डायग्राम बना लिया करो। फिजिक्स के अंदर डायग्राम बना लिया करो, आपको विजुअलाइजेशन अच्छी होती है डायग्राम बनाने से। चाहे वो डायग्राम आप रफ में बनाओ, मैं नहीं कह रहा कि फेयर बोर्ड में लिख करके आओ, बना करके आओ डायग्राम, रफ में बना लो, चाहे माइंड में ही बना लो, चाहे पेन भी ना उठाओ, लेकिन बनाओ जरूर। एक क्लियरिटी आएगी आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन करने में एक मजा आएगा। तो ये है 220 वोल्ट बैटरी, और ये है 40 वॉट, और ये है 60 वॉट। क्या कह रहा है? कह रहा है करंट कितना निकल रहा है बताओ जी। फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, टोटल करंट कितना निकल रहा है, माने कितना आई है, ये निकालना है आपने, कितना टोटल करंट है इसके अंदर, ठीक है। तो एक बात बताओ, मैंने आपसे ये चीज डिस्कस करी थी ना कि वोल्टेज पैरेलल में सेम रहती है और करंट पैरेलल में डिवाइड करता है। यानी अगर ये आई आगे जाएगा 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 जाएगा, यहां तक आ गया, ये इधर तक आ गया, ये इधर तक भी आई ही रहेगा ना। लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यहां जाएगा I1 और यहां जाएगा I2, माने करंट अलग अलग हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन वोल्टेज तो उतनी रहेगी। वोल्टेज कितनी है बेटा यहां पर? 220, तो इधर भी कितनी गिरेगी? 220, और इधर भी कितनी गिरेगी? 220, है ना। 220 वोल्ट यहां भी गिरेगा, 220 वोल्ट यहां भी गिरेगा। तो आपने क्या करना है? आपने सॉल्व करना है बस अब, ठीक है। देखो जी, फॉर्मूला लगा लो यहां पर आप, एक सीधा सीधा सा फॉर्मूला, P इज इक्वल टू VI। बस पावर दे रखी है क्या? हां जी 40। वोल्टेज दे रखी है क्या इस बल्ब के लिए? हां जी 220। करंट है क्या इसके लिए? नहीं, I1 है, लेकिन I1 निकल जाएगा यहां से, अभी निकालता हूं। नीचे वाले के लिए भी दोबारा फॉर्मूला लगाओ, ये वाला P इज इक्वल टू VI। P इज इक्वल टू VI। पावर कितनी है नीचे वाले की बेटा? 60 है। वोल्टेज कितनी है इसकी? 220 है। करंट कितना है इसके अंदर भाई? I2 घुस रहा है, I2 जा रहा है इसमें। I1 निकाल लो यहां से, I1 कितना आएगा बेटा? 220 नीचे 40 डिवाइड बाई 220, 40 अपॉन 220 एम्पियर, ये आया I1। ऐसे ही I2 कितना निकल के आया? 60 अपॉन 220 एम्पियर, ये आया I2। अब सोचना जरा, इधर से चल के आया I1, इधर से चल के आया
I2, I1 I2 जब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो दोबारा से क्या बना लेंगे, I, यानी मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, एंड में ऐड कर दूंगा, खत्म हो गया भाई। I करंट निकला था, ऊपर से I1 गया, नीचे से I2 गया, दोबारा ज्वाइन हो जाएगा, रिकंबाइन हो जाएगा, रिकंबाइन होकर क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। I1 I2 दोनों को ऐड कर दो, खत्म। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। बताओ I1 कितना है, 40/220 रख दो, प्लस I2 कितना है, 60/220 रख दो, टोटल आ गया 100, डिनोमिनेटर कॉमन था 220, 5 से 11 से 5/11 एम्पियर टोटल करंट। बोर्ड में कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। सेम वैल्यूज के साथ आया हुआ, और बताओ सेम वैल्यूज के साथ आया हुआ। अच्छा बच्चा वैल्यू लर्न करके चला जाता है, बोलता है भाई मेरी वैल्यू क्यों निकल के आ रही, फिर उसको याद होती है भाई वैल्यू जो है 5/11 है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक मैं कर रहा हूं, तो वेरीफाई हो जाता है उससे, ठीक है ना। तो ये फायदा होता है अच्छे बच्चे बनना इसलिए। अब बल्ब हैविंग पावर रेटिंग, है 60 watt to 20 volt is connected across 110 वोल्ट। देखो कितना बड़ा धोखा हो गया, कितना गलत काम हो गया। एक बल्ब बनाया गया था 60 वॉट का, लेकिन कब के लिए, जब उसको 220 वोल्ट पर जोड़ोगे तब के लिए। क्वेश्चन का मतलब समझना, एक बल्ब की डिजाइनिंग ही ऐसी करी है मैन्युफैक्चरर ने, फैक्ट्री वाले ने एक बल्ब को डिजाइन ही ऐसे किया है कि जब उसको 220 पर लगाओगे तब वो 60 वॉट देगा। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने तो उसको 110 पे लाके जोड़ दिया। गलत नहीं हो गया बल्ब के साथ। पूछ रहा अब कितनी पावर निकालेगा, अब कितनी पावर निकालेगा। जब 220 पर जोड़ा था तो 60 वॉट निकालता था, 110 पे जोड़ा तो कितना निकालेगा। बच्चा बोलता है 30 वॉट, बच्चा कहता है 30 वॉट। क्यों, अरे वोल्टेज आधी हो गई है तो पावर भी आधी हो जाएगी। तुझे किसने बोला, तुझे किसने बोला कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, तुझे किसने बोला कि वोल्टेज के आधे होने से पावर आधी हो जाएगी। क्या पता बढ़ जाती हो, क्या पता 1/4 कम हो जाती हो, क्या पता वो उसके स्क्वायर पे डिपेंड करती हो। ऐसे कैसे बोल देते हो, ऐसे कैसे लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी कह दिया आपने कि उसके आधे होने से वो भी आधी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता जनरली बच्चे, लेकिन ऐसा सोचते हैं, है ना, कि 220 वोल्ट का आधा कर दिया अगर तो बल्ब की पावर भी आधी हो जाएगी। नहीं होगी। यहां देख, यहां देख आंसर निकालते हैं। देखो ये पावर दी है, ये वोल्टेज दी है, P और V से R निकालोगे आप, I नहीं, करंट नहीं, रेजिस्टेंस निकालोगे। क्योंकि मैं रेजिस्टेंस पर भरोसा कर सकता हूं, मैं करंट पे भरोसा नहीं कर सकता। मैं रेजिस्टेंस पर भरोसा कर सकता हूं कि वो चेंज नहीं होगी। अरे बल्ब तो वही रहेगा, बल्ब के अंदर का फिलामेंट तो वही रहेगा, उसकी लेंथ, एरिया, रो और टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा, वो तो नहीं चेंज होने वाला ना, डायमेंशन तो नहीं चेंज होने वाली ना। तो मैं रेजिस्टेंस पर भरोसा कर सकता हूं, लेकिन मैं करंट पर भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए यहां पर इन दोनों को यूज करके मैं फॉर्मूला कौन सा लगाने वाला हूं, मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूं P = V²/R, ना कि P = VI। मैं P = V²/R लगाने वाला हूं, P = VI नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे करंट पे भरोसा नहीं है। बताओ वोल्टेज आधी कर दी या नहीं कर दी, तो करंट वही रहेगा क्या। अगर वोल्टेज आधी कर दिया तो करंट वही रहेगा क्या, नहीं, करंट भी आधा हो जाएगा, फिर तो और गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं एक ऐसा वेरिएबल चुनना चाहता हूं जो वेरिएबल ही ना हो, जो कांस्टेंट रहे, ठीक है ना, जो कांस्टेंट रहे। तो उसके लिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, पुट कर रहा हूं चीजों को। देखो जी, पावर कितनी है 60 वॉट, वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट्स का भी स्क्वायर करना है आपने, और R रेजिस्टेंस, ठीक है। मैं R को ऊपर लेके जा रहा हूं, 60 को नीचे लेके जा रहा हूं। R = 220 का स्क्वायर अपॉन में 60। बच्चे काटना शुरू कर देंगे, मत काटना, इसको मत काटना, ये काम आ जाएगा ऐसे कैसे, ऐसे कैसे यूज करेंगे इसको भी हम। इसको मत काटना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर मत काटा करो किसी भी चीज को, एंड में जाके काटा करो, एंड में काटा करो सबसे, ठीक है ना, बीच में कुछ मत काटा करो, ये चीजें आगे चल जाती हैं और सीधा सीधा कट जाती है। अभी देखना, अब देखो क्या हो रहा है बल्ब के साथ। पहले बल्ब को 220 पे जोड़ा गया था, अब बल्ब को 110 पे जोड़ा गया है। यानी इस बार अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा P = V²/R, तो V क्या लूंगा, पहले V कितना लिया था 220, इस बार V लूंगा 110। 110 का स्क्वायर अपॉन R क्या लूं, ये वाला, क्योंकि R तो वही रहेगा ना, बल्ब तो वही है। आज उसको 220 पर लगाया, कल उसको 110 पे लगाया, परसों उसको 330 पे लगा दूंगा,
लेकिन रेजिस्टेंस तो वही रहेगी, तो रेजिस्टेंस को उठा करके वहां रख देंगे हम सीधा सीधा। तो 220 का स्क्वायर अपॉन में 60, ये आएगी नई पावर। इसको P लिया, इसको P डैश ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो 110 का स्क्वायर खोल देते हैं हम पहले तो, 110 इंटू 110 अपॉन में 220 इंटू 220, और जो डिवाइड का 60 है ना, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई का 60 हो जाएगा। आप समझते हो क्यों, है ना। ये डिवाइड के डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 110 वन जा 110, 110 टू जा 220, 110 वन जा 110, 110 टू जा 220, 2 वन जा 2, 2 3 जा 30, 2 वन जा 2, 2 15 जा 30। आप कह रहे थे 15 वॉट नहीं 30 वॉट आएगा। आप कह रहे थे कि पावर आधी हो जाएगी, आधी की भी आधी हो गई वो तो। समझ रहे हैं बात को आप। तो इसलिए आप ऐसा एकदम से नहीं बोल सकते कि हमने वोल्टेज को हाफ किया तो पावर भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। लेकिन 90% ऑफ द बच्चा क्लास के अंदर बैठा हुआ जोर से चिल्ला के बोलता है इस बात को कि सर पावर आधी, ओ सॉरी वोल्टेज आधी हुई है तो सर पावर भी आधी हो जाएगी। नहीं होगी बेटा, वो 4 टाइम्स कम हो जाएगी, वो 4 गुना कम हो जाएगी। आप देख लो, आप देख लो, आधी नहीं हुई है वो, हाफ नहीं हुई है, हाफ इंटू हाफ हुई है वो। यानी 60 की क्या रह गई है, वो 60 की 15 रह गई है बस। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड का। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात कर लेते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, KWH पहली लिख दी मैंने, ये यूनिट है एक एनर्जी की। एनर्जी की यूनिट आपने जूल सुनी है ना, एनर्जी की यूनिट जूल सुनी है ना। एनर्जी की एक यूनिट होती है अर्ग्स, ERGS, अर्ग्स। CGS यूनिट होती है वो। 11th में जाके पढ़ना आराम से, अभी नहीं परेशान कर रहा आपको, 11th में जाकर के परेशान अपने आप होना, ठीक है ना। तो जूल तो आपने सुनी हुई है, अर्ग्स एक मैंने नाम ले दिया आपके आगे डराने धमकाने के लिए आपको, ठीक है ना। तो उसको मत इतना दिल पे मत लेना उसको, लेकिन आप इसको जरूर दिल पे लेना, किलोवाट आवर को, क्योंकि ये डेफिनेटली हर दूसरे साल बोर्ड के अंदर आती है और क्वेश्चन बन करके आता 3 नंबर का किलोवाट आवर के ऊपर। और ऐसा किलोवाट आवर 10th में नहीं है, ये 9th में भी था, अगर आपको याद हो तो। मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको इसका, ठीक है, इसके बाद दिखाऊंगा, पहले आपको समझा देता हूं कहां से आई है किलोवाट आवर। किलोवाट पर आवर नहीं है, किलोवाट पर आवर नहीं है, किलोवाट आवर है। किलोवाट और आर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में यहां, ठीक है ना। किलोवाट और आर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। किलोवाट किसकी यूनिट होती है, अच्छा वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की ना। अच्छा आर किसकी यूनिट होती है, टाइम की। तो पावर और टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा। पावर और टाइम आप जब भी मल्टीप्लाई करोगे ना आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। दिखा दूं, यहां देखो, यहां देखो, ये फॉर्मूला जानते हो ना, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो क्या मैं वर्क डन को एनर्जी से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता क्या? क्या मैं वर्क डन जब एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा हो या एनर्जी में स्टोर हो रहा हो तो यहां पर मैं एनर्जी नहीं लिख सकता क्या? तो पावर का एक फॉर्मूला और भी बन जाता है यहां से, एनर्जी अपॉन टाइम। आपके दिमाग में होना चाहिए वाला फॉर्मूला, आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, ठोक देना दिमाग के अंदर इसको आप, कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये टाइम जो है ना, अब वो जाकर के पावर से मल्टीप्लाई होगा। देखो जरा, टाइम जाके पावर से मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा P मल्टीप्लाई बाय T इज इक्वल टू E। क्या कहते हो, बनेगा ही नहीं बनेगा? बनेगा ही नहीं बनेगा। पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू एनर्जी। पावर की यूनिट होती है वॉट और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड्स, है ना। SI यूनिट, SI यूनिट, तो इसकी भी SI यूनिट जूल। बोलो समझ गए, बोलो समझ गए। पावर की भी SI यूनिट, टाइम की भी SI यूनिट, तो एनर्जी की भी SI यूनिट। लेकिन अब SI यूनिट की बात नहीं करूंगा, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब ये वाला टॉपिक शुरू होने जा रहा है, देखो ध्यान से। अगर मुझे वॉट बड़े में नापना है तो मैं वॉट की बड़ी यूनिट यूज करूंगा जो कि है किलोवाट। जैसे मीटर की क्या होती है, ग्राम की क्या होती है, ऐसे ही वॉट की क्या होती है, किलोवाट। सेकंड्स की बड़ी यूनिट क्या होगी, मिनट, उससे भी बड़ी घंटे, आर। बेटा है तो ये भी एनर्जी ना, बन गई ना किलोवाट आर। एनर्जी की ही तो यूनिट है किलोवाट आर। इस किलोवाट को शॉर्ट में KW
और H को H, KWH, ये स्टाइल है लिखने का इसको, किलोवाट आवर। आप एक काम करना, अपने घर का बिजली का बिल पढ़ना, स्टडी करना उसको, ठीक है? बिजली का बिल पढ़ना, स्टडी करना, उस पर लिखा हुआ होगा सब्सिडाइज्ड बिजली घरों में अगर आपके आती है तो भी उस पर लिखा हुआ होगा कि भाई केजरीवाल जी ने 200 यूनिट फ्री कर दिए हैं। वो 200 यूनिट कौन से हैं? वो 200 किलोवाट आवर एनर्जी फ्री कर दी है, ठीक है ना? और ऐसे भी है कि 200 से 400 तक खर्च हो गए अगर, तो 50% बिल देना पड़ेगा आपको। लेकिन 400 का एक भी ज्यादा हुआ, एक पॉइंट भी ज्यादा हुआ अगर आपको, तो पूरा पे करना पड़ेगा बिजली का बिल। इस तरह का सिस्टम कुछ है दिल्ली के अंदर, ठीक है ना? बाकी भी स्टेट्स के अंदर हो सकता है कुछ ना कुछ सब्सिडाइज्ड चीजें हो, दी हो ना दी हो, वो पता नहीं भाई, अपीजमेंट के लिए क्या क्या नहीं करते, ठीक है ना? तो ये एनर्जी के यूनिट हो गई किलोवाट आवर, एनर्जी की यूनिट हो गई किलोवाट आवर, ठीक है? इसको हम लोग यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर जब भी हमको यूनिट निकालने होंगे कि कितना यूनिट्स एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है, कितने यूनिट हमने पूरे महीने में बिजली खर्ची है, कितने अप्लायंसेस चलाए हैं, कितने कंप्यूटर चलाए हैं, कितने लैपटॉप चार्ज किए हैं, कितने आईपैड्स चार्ज किए हैं, और कितने फोन चार्ज किए हैं, है ना? और वो सब कुछ टोटल कैलकुलेट होकर के उस मीटर में रिकॉर्ड होता रहता है। महीने में एक बार वो इंसान आता है, मीटर की रीडिंग नोट करके लेके जाता है, उसके हिसाब से बिल बना करके आपके घर में भेज देता है ना? इस तरीके से ही होता है ना? तो वो जो रीडिंग रिकॉर्ड करके लेके जाता है ना, वो किलोवाट आवर रिकॉर्ड करके लेके जाता है कि कितना किलोवाट आवर आपने एक महीने में खर्चा, उस साइकिल के अंदर कितना खर्चा। जो 15 से 15 साइकिल चल रही है, मान लो आपकी यहां 18 जनवरी से 18 फरवरी, जो भी साइकिल आपकी चल रही है, उस बीच उसको पता होता है, वो अपने पास नोट करके लेके जाता है, फिर उसका बिल आ जाता है थोड़े दिनों बाद। तो ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। इसको कमर्शियल यूनिट ऑफ, कमर्शियल का मतलब ही होता है पैसा कमाना, कॉमर्स, है ना? लेन देन, वाणिज्य कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है ना? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन भी आ गया आपके आगे इसी पर बेस्ड, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। एक फ्रिज है, 400 वाट की उसकी रेटिंग है, बहुत बढ़िया, 8 घंटे डेली चलता है, 30 दिनों तक चलेगा, माने पूरे महीने का निकालना है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ आ गया। और आपसे बिल भी निकलवा रहा है, देखो आपसे बिल भी निकलवा रहा है, कह रहा है कि 3 रुपए देने पड़ेंगे भाई, 1 किलोवाट आवर का खर्चा करेगा तो 3 रुपए देने पड़ेंगे तेरे को। तो वही कितने किलोवाट आवर का खर्चा इसका होता है वो देखते हैं, ठीक है? आओ सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में जी पावर गिवन है अपने को, कितनी है? 400 वाट। अब एक बात बताओ, अब हम डीलिंग क्या वॉट में करेंगे? नहीं, अब हम डीलिंग किस में करेंगे? हम डीलिंग करेंगे किलोवाट में, क्योंकि हमको तो एनर्जी कंज्यूम्ड निकालनी है, और एनर्जी कंज्यूम्ड तो कमर्शियल यूनिट में ही निकलती है, इसलिए 1000 से डिवाइड कर दूंगा इसको मैं, ताकि किलो में कन्वर्ट कर दूं। अरे हां या ना? 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 0.4 किलोवाट। कोई इशू, कोई दिक्कत? देख लो आराम से, कोई टेंशन नहीं, है ना? अच्छा, अब टोटल टाइम निकालना है अपन ने, टोटल रनिंग आवर्स निकालने हैं। एक दिन का नहीं निकालेंगे, टोटल रनिंग आवर इकट्ठे निकाल लेते हैं। वैसे आपकी मर्जी है, आप एक दिन का निकाल के फिर 30 से मल्टीप्लाई कर दो, अपना अपना तरीका है करने का, यूनिटरी मेथड है ये तो, है ना? मेरा तरीका ये है, मैं जल्दी और शॉर्टकट में चीजों को करने की कोशिश करता हूं ताकि दिमाग जो है वो फ्रेश रहे। कैलकुलेशन के अंदर दिमाग बहुत ज्यादा उलझ जाता है ना? तो दिमाग फ्रेश रखने के लिए अपन लोग शॉर्ट में कैलकुलेशन करते हैं। कोई बात नहीं, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। 8 घंटे डेली चल रहा है और टोटल 30 दिन है। एक दिन में 8 घंटे तो 30 दिनों में कितने घंटे? एक दिन में 8, 30 दिन में 240, 8 × 24, टोटल टाइम आ जाएगा, टोटल रनिंग आवर्स आ जाएंगे इसके। तो कैसे आएंगे भाई? 8 आवर पर डे है ना बेटा, और टोटल कितने डेज हैं? 30 डेज। डे से डे कट गया, 8 × 24, 240 घंटे आ गया। 240 घंटे, घंटों में ही बात होनी चाहिए, तो घंटों में ही हो रही है तो अच्छी बात है। सेकंड वैकेंड में कुछ नहीं कि उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, अच्छी बात है, घंटों में निकल के आया अपना। तो किलोवाट आवर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी क्या होती है? पावर इंटू टाइम। पावर कितनी? 0.4, टाइम कितना? 240, है ना? 0 से 0 कट गया, ठीक है? और ये कितना आ जाएगा? 96, है ना? तो एनर्जी आ जाएगी अपनी 96 किलोवाट आवर,
ठीक है, 96 किलोवाट आवर का खर्चा किया आपने, तो 96 किलोवाट आवर का खर्चा किया, यानी कितने यूनिट खर्चे? आप लिखोगे सर 96 यूनिट्स खर्चे हैं हमने। ठीक है, दिल्ली वालों के लिए तो मजे हो गए, उनकी तो बिजली फ्री है क्योंकि 200 यूनिट तक फ्री है, ये तो सिर्फ 96 यूनिट ही खर्चे हैं, इसने तो 96 यूनिट ही खर्चे हैं, है ना, तो दिल्ली वालों के तो मजे हो गए। अब क्या कर रहा है, कॉस्ट निकालनी है आपको, कॉस्ट निकाल लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। टोटल बिल निकालना है आपने, टोटल बिल तो 3 रुपए 1 यूनिट का खर्चना है आपने, ठीक है ना, तो ₹3 फॉर 1 किलोवाट आवर, है ना, लेकिन यहां पर कितने हैं, 96 यूनिट्स हैं, ठीक है ना, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई 3 मल्टीप्लाई बाय 96, है ना, 96 ही है ना, हाँ 3, 6 3 18, 1 आ गया, 9 3 27 28, 288 रुपीज पे करने पड़ेंगे आपको, है ना, रुपी का सिंबल बना लो, आंसर हो गया। तो ये कमर्शियल यूनिट था बेटा, ठीक है, ये पिछले लेक्चर के न्यूमेरिकल हैं, पिछले लेक्चर के न्यूमेरिकल हैं। मैंने आपसे कहा था कि आपको ये करने हैं, आंसर्स लिखने हैं, डालने हैं, ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने डाले होंगे कमेंट्स के अंदर, ठीक है। एक पीस ऑफ वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, 5 इक्वल पार्ट में कट कर देनी है, कट 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 और कट, हर रेजिस्टेंस हो जाएगी R/5 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 R/5। अब कह रहा है इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दो, कर देते हैं। पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम लोग, टोटल रेजिस्टेंस वाला, 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। यही फॉर्मूला ना अपना, R1 की जगह पर रखेंगे R/5, R2 की जगह पर भी रखेंगे R/5, क्योंकि इन्हीं पांचों टुकड़ों को आपने कट करके ऐसे पैरेलल में जोड़ लिया है, ऐसे जोड़ लिया आपने इनको, समझ गए ना बात को, ये सीढ़ी बना लिया आपने इसकी, ठीक है ना। तो एक एक करके सबको रखते जाओ। देखो जी, अब ये बोल रहा है कि RP भी ना R' हो गया है हमारा, ठीक है, ये देखो कह रहा है इसको R' बोलो अब से, तो ठीक है, इसको जैसा बोल रहा है वैसा करना पड़ेगा, R' बोल लेते हैं इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। तो 1/R' इज इक्वल टू 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये सारे 5 ऊपर चढ़ जाएंगे, 5/R 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 मिल करके हो जाएगा 25/R। कैलकुलेशन एक स्टेप जंप मार रहा हूं, आपको पूरी करनी है लेकिन, ठीक है ना, समझ लेना। 1/R' इज इक्वल टू 5/R 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 5/R, टोटल मिलाकर के हो जाएगा 25/R 25/R, है ना। पलट दो जरा इसको, तो R' निकल के क्या आ जाएगा, R/25, और ये क्या बोल रहा है, कह रहा है रेशियो निकालना है R/R' का, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, R/R' निकालना है ना। देखो R यहां है ना, R यहां है, R' यहां है, इसने R/R' बोला ना, इस R' को नीचे ले जा, 25 को ऊपर ले आ बेटा, या डिवाइड बाय 1 है, R' को नीचे ले जा, 25 को ऊपर ले, ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू R/R', ठीक है जी। तो रेशियो निकल के आ गया 25:1। 25:1 कहां है भाई, डी। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। और शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम, ठीक है। 6 ओम की 3 रेजिस्टेंस है, 6 ओम की 3 रेजिस्टेंस है, उनको ऐसे जोड़ो कि आपका आंसर 9 ओम आए, और उनको ऐसे जोड़ो कि आपका आंसर 4 ओम आए। आओ करते हैं इसको, एक बार तो ऐसे जोड़ ले भाई, एक बार तो ऐसे जोड़ ले, ठीक है, और एक बार ऐसे जोड़ ले। 6 6 6 6 6 6, इन 6 का आंसर आएगा 3, करके देखना आप। इन 6 का पैरेलल आएगा 3 और 6 आएगा 9, ये इसका सर्किट है। इस 6 का आंसर आएगा 12, सीरीज में ना दोनों, 6 का आंसर आएगा 12 और 6 को अगर आप पैरेलल में करोगे, पैरेलल में हो जाएंगे ना, फ्री है। 6 को अगर आप एक बार सीरीज में सॉल्व करके 12 निकालोगे, 12 और 6 पैरेलल में आएगा, इनको सॉल्व करोगे 4 आंसर आएगा, इसका सर्किट ये है, ठीक है। हिंट मैंने दे दिया है, सॉल्यूशन आप खुद करना है इसका, ओके जी। नेक्स्ट एपिसोड यानी लास्ट एपिसोड इस चैप्टर का हम
न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी तक भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स किए हैं हमने, है ना। थ्योरी तो बहुत सारी पड़ी है, न्यूमेरिकल भी बीच में किया, लगभग 15 के करीब न्यूमेरिकल आज तक हमने कर लिए हैं, और डिफरेंट टाइप्स के करे हैं। कोई सिमिलर टाइप का नहीं है, कोई एक आधा सिमिलर टाइप का हो तो हो, है ना। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स हमने डिफरेंट टाइप्स के करे हैं, तो और करेंगे, ठीक है। ओम्स लॉ पर, रेजिस्टेंस पर, सीरीज पैरेलल, इलेक्ट्रिक पावर, इन चारों टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर बोर्ड में, ठीक है। तो हम इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। ओके जी, तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। कमेंट्स लिखते रहना, पढ़ते रहना और बताते रहना कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।